Hello, my dear 8th class students. Here, important questions of chapter 1 for you. Question number 1 is: what are Rabi crops? स्टूडेंट्स हमने किए थे 2 टाइप्स की क्रॉप्स, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। तो यहाँ आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट आर रबी क्रॉप्स एंड यू हैव टू नेम एनी 4 रबी क्रॉप्स। जैसा कि आप बच्चे जानते हो कि मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन में अच्छी तरह से समझाया है कि रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो विंटर क्रॉप्स होती हैं, विंटर्स में जिनको ग्रो किया जाता है, दे आर नोन एज रबी क्रॉप्स। सो सबसे पहले तो हम यही डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट आर रबी क्रॉप्स? विंटर क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। और इसी से आप याद रखोगे कि ये विंटर्स में सो की जाती हैं क्रॉप्स, है ना, जब मंथ होते हैं आपके कौन से, अक्टूबर एंड नवंबर। इस टाइम पर इनकी सोइंग होती है सीड्स की। एंड हार्वेस्टिंग मीन्स जब आपकी ये क्रॉप मैच्योर हो जाती है, अच्छी तरह से तैयार हो जाती है, रेडी टू कट, तो कटिंग ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप्स इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग। तो कौन से मंथ में होती है वो बेटा? मार्च एंड अप्रैल में। जब आप वैसाखी मनाते हो ना अप्रैल में, तो वैसाखी में गेहूं की कटाई होती है। ओके, तो रबी क्रॉप्स को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं मार्च अप्रैल में। याद रखेंगे ये क्रॉप्स सो होती हैं अक्टूबर नवंबर में और हम इन्हें हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं मार्च या अप्रैल के मंथ में। और जो एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने रबी क्रॉप्स के, दे आर वीट, ग्राम, पीस एंड मस्टर्ड। ओके, now next question is question number 2. what are खरीफ क्रॉप्स? जैसे मैंने बताया कि रबी क्रॉप्स विंटर क्रॉप्स होती हैं, है ना, तो खरीफ क्रॉप्स होती हैं रेनी क्रॉप्स। ओके, यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी देनी है खरीफ क्रॉप्स की। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और इसके साथ आपसे पूछा गया है कि आप कुछ एग्जाम्पल्स भी दीजिए क्रॉप्स के, नेम एनी 4 खरीफ क्रॉप्स। तो जैसा मैंने आपको बताया, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग रेनी सीजन। रिमेंबर दैट खरीफ क्रॉप्स को बहुत सारा पानी चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। जो हम राइस खाते हैं, पैडी खाते हैं, आपने देखा होगा जब इनके सीडलिंग्स हम ग्रो करते हैं, उनको जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो पैडी फील्ड्स में बहुत सारा पानी जो है वो इकट्ठा होता है। इसका मतलब क्या है? दे नीड प्लेंटी ऑफ वाटर। ओके, दे नीड प्लेंटी ऑफ वाटर। दिस इज द रीज़न दैट खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग रेनी सीजन, ताकि उन्हें वाटर की शॉर्टेज ना हो। और इंडिया में जो हमारे रेनी सीजन है दैट इज़ जून एंड जुलाई। और हम इसे कब हार्वेस्ट करते हैं? जब सितंबर और अक्टूबर का मंथ होता है, यानी बहुत जल्दी हमारे पास ये रेडी हो जाती है, जिसमें हमारे पैडी, जिसको हम राइस क्रॉप बोलते हैं, मेज़, मक्का, जवार, बाजरा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. हियर नेम 3 steps involved in सॉयल प्रिपरेशन। आपने क्रॉप प्रोडक्शन में सॉयल प्रिपरेशन का टॉपिक पढ़ा है ना डिटेल में, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 3 स्टेप बताने हैं जो हम मेन करते हैं। सबसे पहले फार्मर क्या करेगा? सॉयल में विद द हेल्प ऑफ प्लोइंग करेगा, है ना। प्लोइंग से जब उसकी सॉयल सॉफ्ट हो जाएगी एंड स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगी तो लेवलिंग करेगा। लेवलिंग के बाद वो उसमें मैन्योर ऐड करेगा। ओके, तो दीज आर द 3 स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इम्प्लीमेंट्स
What are implements? Implements means tools. Okay. Name the implements used for plowing. अब प्लोइंग के लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं हम लोग? एक तो हमारे पास प्लो है, ठीक है, और दूसरा है हो, एंड थर्ड वन इज़ कल्टीवेटर। यहाँ पर ना ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है आपको, नेम द इम्प्लीमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द सॉइल। ओके, तो वहाँ पर आप प्लो, हो, कल्टीवेटर जो तीन आपके मेन इम्प्लीमेंट्स हैं लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what are the advantages of plowing? यहाँ पर आपको फ़ायदे लिखने हैं प्लोइंग के, है ना। क्या ज़रूरत है कि फार्मर को प्लोइंग का प्रोसेस करना पड़ता है सॉइल प्रिपरेशन के लिए जब वो क्रॉप प्रोडक्शन की तैयारी करता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट दूंगी। वाई आई एम गिविंग यू फ्लो चार्ट्स? बिकॉज आपकी प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर हो जाएगी और आपको थोड़ी वैरायटी मिलेगी, लर्न करने में आपको थोड़ा इजी फील होगा। ओके, फॉर योर कंफर्ट आई एम गिविंग यू पॉइंट्स ऑफ दीज एडवांटेजेस इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। ओके, तो सेंटर में आप सबसे पहले एक बॉक्स बनाकर प्लोइंग लिख सकते हो क्योंकि आपने प्लोइंग के एडवांटेजेस लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, what is the main advantage of plowing? It loosens soil and allows penetration. ओके, ये आपकी सॉइल को लूज़ कर देता है ताकि जो रूट्स हैं क्रॉप की, सीड्स की, वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाएं नीचे सॉइल में। बिकॉज हार्ड सॉइल होएगी तो पेनिट्रेशन नहीं होगी, तो प्लोइंग सॉइल को लूज़ करता है। सेकेंडली, प्लोइंग प्रोवाइड मोर ऑक्सीजन टू रूट सेल्स। जब सॉइल सॉफ्ट हो जाएगी, सॉइल के पोर्स खुल जाएंगे, तो उसमें से इजीली ऑक्सीजन पास होकर रूट्स के जो सेल्स हैं उनमें उनको मिल जाएगी, है ना, उनके लिए अवेलेबल होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट इज, द प्रोसेस ऑफ प्लोइंग इंक्रीजेज वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मैंने आपको 7th क्लास में भी बताया था, जो पानी होल्ड करता है ना रूट्स, उसको हम बोलते हैं वाटर रिटेंशन। तो जितना ज़्यादा वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी होगी सॉइल में, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा क्रॉप के लिए। तो प्लोइंग इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ वर्म्स एंड माइक्रोब्स। जो हमारे अर्थवर्म्स हैं, गुड बैक्टीरियाज हैं, राइजोबियम है, उनकी ग्रोथ में प्लोइंग हेल्प करती है क्योंकि उनको भी तो सांस लेनी होती है ना, तो वो अच्छे से प्लोइंग के बाद ग्रो कर जाते हैं सॉइल में। नेक्स्ट, प्लोइंग अपरूट करती है, जो अनवांटेड वीड्स हमें नहीं चाहिए उनको उखाड़ देता है प्लोइंग का प्रोसेस। लास्ट वन, इट मिक्सेस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। जो मैन्योर हम देते हैं ना लेवलिंग के बाद सॉइल में, उसको फर्टिलाइज़र और मैन्योर को अच्छे से मिक्स कर देता है प्लोइंग का प्रोसेस। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग जो आपको लर्न करने हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा क्रॉप प्रोडक्शन के। इनको करने के बाद कोई क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रह जाएगा चैप्टर में से। नेक्स्ट इज, वाई लेवलिंग इज एसेंशियल। ये आपके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में नहीं दिया है क्वेश्चन। लेवलिंग का प्रोसेस प्लोइंग के बाद आता है, जिसमें सॉइल को प्रॉपर एक जैसा फील्ड में लेवल कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेवलर। जो बच्चे विलेजेस में रहते हैं उन्होंने देखा भी होगा ये। लेवलिंग इज़ वेरी एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी प्लोइंग है उतना ही ज़रूरी लेवलिंग भी है। क्यों? क्योंकि ये वो प्रोसेस है जो प्रिवेंट करता है। क्या क्या चीज़ें प्रिवेंट करता है? जैसे कि आपने मॉइस्चर देखा, मिट्टी में जो नमी होती है, सॉइल में नमी होती है, उस नमी को ख़त्म नहीं होने देता लेवलिंग। क्योंकि लेवल करने के बाद सॉइल जब एक जैसी हो जाती है तो उसका अंदर का जो मॉइस्चर है वो सूखता नहीं है, ठीक है।
जो प्लोइंग से आया है ना सॉइल में मॉइस्चर, वो सूखता नहीं है, उसको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग यानी स्टैंडिंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर भी हमें नहीं चाहिए। तो अगर हमारी लेवल नहीं होगी सॉइल तो वाटर इकट्ठा हो जाएगा ना, तो लेवलिंग प्रिवेंट करती है वाटर लॉगिंग को भी, पानी को इकट्ठा नहीं होने देती फील्ड्स में। थर्ड, लॉस ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल। अब जैसे अगर हम प्लोइंग करके ऐसे ही छोड़ दें फील्ड को, तो जो मिट्टी इधर उधर बिखरी पड़ी है वो विंड के थ्रू चली जाएगी फील्ड में से, है ना, उसका इरोजन हो जाएगा। तो इससे भी हमें लेवलिंग बचाती है। क्या करती है लेवलिंग? इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे बाय द विंड। क्लियर? तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ लेवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सोइंग? सोइंग क्या है? अब ये जब आप डेफिनेशन में लिखते हो तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिखते हो। कोई लिखता है एडिंग ऑफ सीड, पुटिंग ऑफ सीड, तो इसको आपने क्या लिखना है प्रॉपर? सोइंग इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग, या एक और वर्ड मैं आपको ओरली बताती हूँ, पियर्सिंग, है ना। पुटिंग मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि पियर्सिंग की स्पेलिंग्स बच्चे गलत करते हैं। तो पुटिंग सीड्स इन द सॉइल इज़ नोन एज सोइंग, और पियर्सिंग सीड्स इन द सॉइल इज़ नोन एज सोइंग। Now next question, you have to explain the methods of sowing seeds. यानी जो सीड्स आप सो करते हो सॉइल में, आपको उसका जो मेथड्स हैं अलग अलग सीड सो करने के, फार्मर्स अडॉप्ट करते हैं, वो इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करने हैं। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आता है एग्ज़ाम्स में। ओके, तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स? कुछ तो हमारे पास शुरू से चले आ रहे हैं मेथड्स। जब हम अर्लियर टाइम्स में इतने सोर्सेस नहीं होते थे, एडवांस सोर्सेस फार्मर के पास, तो वो क्या करते थे, मैनुअली मेथड जो है वो यूज़ करते थे। अभी भी जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं, छोटे छोटे गांव हैं, विलेजेस, वहाँ पर मैनुअली मेथड यूज़ किया जाता है, जिसमें वो सिर्फ क्या करते हैं, सीड्स को फील्ड में स्कैटर कर देते हैं। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखेरना, है ना, दूर दूर तक मुट्ठी में लेकर सीड्स को बिखेर देते हैं। स्कैटरिंग ऑफ सीड बाय हैंड एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको मैनुअल मेथड तो हम कह देते हैं, साथ में इसको हम एक टर्म देते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ओके, तो ब्रॉडकास्टिंग भी बोला जाता है मैनुअल मेथड को। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिकल मेथड, जिसमें हम थोड़ी सी टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के मेथड आएंगे स्टूडेंट्स। एक तो पहले जो मैकेनिकल मेथड हम यूज़ करते थे प्रीवियसली, उसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें एक हम फ़नल यूज़ करते हैं। फ़नल के अंदर हम सीड्स को डालते हैं और विद द हेल्प ऑफ फ़नल के नीचे एक लॉन्ग ट्यूब होती है कॉनिकल, जिसके थ्रू जो सीड्स हैं वो सॉइल में पियर्स हो जाते हैं। वी कैन पुट सीड्स इनटू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ दैट फनल। तो लेकिन उस पर टाइम बहुत लगता है और इसको एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है फनल के लिए, और बहुत ज़्यादा लेबर लगता है फार्मर्स का। तो नाउ अ डेज द मॉडर्न मेथड इज़ सोइंग सीड्स बाय अ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल आपके जो NCERT की बुक है वहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है। बहुत सारे होल्स होते हैं सीड ड्रिल में, जिसके थ्रू हम उसको बहुत कम टाइम में विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर वी कैन सो द सीड्स ईजीली। सीड्स कवर भी हो जाते हैं, जिससे वो बर्ड से बच जाते हैं, और प्रॉपर डिस्टेंस होता है सीड्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ मैनुअल मेथड ऑफ सोइंग? यानी कि क्या नुकसान है हमें अगर हम मैनुअली सीड्स को स्कैटर कर रहे हैं, हाथ से बिखेर रहे हैं, उसका हमें नुकसान क्या है वो लिखना है आपने। तो क्या होगा, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाइए, बहुत इजी आंसर है। सीड्स को ऐसे ही स्कैटर कर देंगे तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी सीड्स की, है ना। इधर उधर सीड्स जो हैं वो कहीं भी गिरेंगे, कहीं तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, कहीं सीड जो है उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी,
और इस तरह से हमारे सीड्स भी वेस्ट होंगे, क्योंकि प्रॉपर सीड्स जो हैं वो नीचे सॉइल में नहीं जा पाते, है ना। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेस्टेज ऑफ सीड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फैलोइंग। ये वर्ड आपको नया लग रहा होगा, लेकिन आपने करना है क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जो हम फील्ड को छोड़ देते हैं ना बेटा, रेस्ट देते हैं एक क्रॉप के बाद, जैसे एक सीज़न में हमने वीट ले लिया उस फील्ड से, हमने उसको थोड़ी देर के लिए फील्ड में कुछ भी नहीं ग्रो किया, उसको लीव कर दिया, रेस्ट दे दी फील्ड को आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो दैट इज नोन एज फैलोइंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रॉप रोटेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेंशन है आपकी एनसीईआरटी बुक में, तो आपको करना ही है ये क्वेश्चन। जो बच्चे इस वीडियो को फॉलो करेंगे उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज मैंने एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस तो आपको पहले ही दे दिए हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इनके अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं बनते। तो व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डिफरेंट टाइप्स क्रॉप्स की, जैसे वीट, मेज, राइस, पी, सोयाबीन, वेजिटेबल्स, हम इनको रोटेशन में, सक्सेशन का मतलब है एक के बाद दूसरी, है ना, नंबर वाइज डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को हम रोटेट करके जब ग्रो करते हैं फील्ड में, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पल्सेस लगाई, पीस, बीन्स लगाई, ठीक है, या फिर ग्रेन, वीट, राइस, पैडी लगाया, इनको हमने बिटवीन टू सीरियल क्रॉप्स यूज़ किया, है ना, एक के बाद दूसरा फिर दूसरा, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉप रोटेशन। इससे क्या होता है बेटा, क्यों करते हैं ऐसा, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। एक टाइप की क्रॉप ग्रो करेंगे तो सॉइल जो है वो आपकी जो है फर्टाइल नहीं रह जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये भी एक तरीका है सॉइल को रिप्लेनिश करने का, उसमें न्यूट्रिएंट्स नेचुरली मिक्स करने का। इसमें हम टू क्रॉप्स को मिक्स करके ग्रो करते हैं। ओके, सॉइल को डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं और हमें अच्छी फुल हेल्दी ग्रोन क्रॉप मिल जाती है। इन मिक्स्ड क्रॉपिंग टू और मोर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर, एक साथ उनको ग्रो किया जाता है, दैट इज़ वाई इस ऐसे मेथड को हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो ये क्वेश्चन आपके दो तैयार हो गए, व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन एंड व्हाट इज़ मिक्स्ड क्रॉपिंग। दोनों ही प्रोसेस सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। रेजिंग टुगेदर, रेजिंग यानी ग्रो करना, एक साथ रेज करना, एक साथ ग्रो करना मोर देन वन क्रॉप्स को। जैसे यहाँ पे मैं कॉटन क्रॉप लिख रही हूँ, इसको मैंने ग्राउंडनट यानी मूंगफली की फसल के साथ ग्रो किया है। कॉटन क्रॉप जो है आपकी वो ग्राउंडनट क्रॉप के साथ पैरेलल ग्रो कर रही है। वी आर रेजिंग देम टुगेदर and such type of method is known as mixed cropping. It is very very useful for maintaining the fertility of the soil. तो अगर आपको सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के मेथड्स आते हैं तो वहाँ आप क्रॉप रोटेशन और मिक्स्ड क्रॉपिंग भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NPK। NPK का क्या फुल फॉर्म है बेटा, N stands for nitrogen and P stands for phosphorus. Similarly, K stands for potassium, जिसको हम पोटैश भी बोलते हैं। ये तीनों ही जो मिनरल्स हैं ये हमारे सॉइल के लिए, हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनके बेस पर फर्टिलाइज़र्स भी बनते हैं। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NPK? Nitrogen, phosphorus and potash. Next question is sorry,
What are the disadvantages of fertilizers? First question is, फर्टिलाइज़र्स के फ़ायदे तो हैं बेटा, ये क्रॉप ग्रोथ में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है क्रॉप्स को, लेकिन इसके नुकसान भी है। नुकसान कब होंगे? जब हम रेगुलरली फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करेंगे। जो रेगुलर यूज़ है फर्टिलाइज़र का, वो सॉइल की फर्टिलिटी को डैमेज कर देता है, बिकॉज फर्टिलाइज़र्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, and chemicals are harmful when they are used on regular base. Next is application of wrong fertilizer. अगर हमें नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र चाहिए और हम फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइज़र या पोटैश वाला अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा? सॉइल की पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। मान लीजिए हमें पल्सेस ग्रो करनी है और हम उसे पोटैश दे रहे हैं, जबकि हमें नाइट्रोजन चाहिए, तो सॉइल का जो टेक्सचर है पूरा चेंज हो जाता है और उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला क्रॉप को। थर्ड वन, टू मच यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कैन डैमेज द क्रॉप प्लांट्स बाय स्कॉर्चिंग देम। ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो जो क्रॉप है वो जल जाएगी, सारी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं फर्टिलाइज़र्स, उनका राइट अमाउंट ही सफिशिएंट होता है क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल होने के कारण दे कॉज वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। अब जैसे मानो क्रॉप को हमने फर्टिलाइज़र दिए, तो वो वाटर के साथ मिक्स होकर वाटर पॉल्यूशन कर सकते हैं, सॉइल पॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 फंगल डिजीज़ेस। यहाँ आपको 2 डिजीज़ेस के नाम बताने हैं जो कि कौन सा माइक्रोब क्रिएट करता है? फंगस। ठीक है, क्रॉप की 2 डिजीज़ेस के नाम बताने हैं। रस्ट एंड स्मट, ये वीट में मेनली देखने को मिलती है डिजीज़ जो फंगस कॉज करता है। नेक्स्ट, ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आप देखते हो ना, ग्रीन ग्रीन कलर के आलू आपके घर में आ जाते हैं, पोटैटोस, है ना, कई बार, तो हम उन्हें यूज़ नहीं करते। वाई? बिकॉज दैट इज़ ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फंगल डिजीज़ है, फूड पॉइजनिंग होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट, वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज हार्वेस्टिंग? द कटिंग एंड गैदरिंग। एक तो हमने क्रॉप को कट किया है, फिर हम उसे इकट्ठा कर रहे हैं, है ना, ये दोनों ही प्रोसेस हार्वेस्टिंग के अंडर आएंगे। द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप एंड गैदरिंग ऑफ दैट क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर्ड। सॉरी, मैंने यहाँ पे मैन्योर्ड वर्ड लिख दिया, दिस इज मैच्योर्ड, MATURED। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ओके, तो हार्वेस्टिंग आपको याद रखना है। सिंपली कटिंग ऑफ क्रॉप्स, मैच्योर्ड क्रॉप्स इज नोन एज हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट बात आती है, एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, NCERT में, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ कंबाइन? कंबाइन क्या है बेटा? कंबाइन जैसे वर्ड है ना, कंबाइन, तो इसके 2 चीज़ों को मिलाकर बना है ये। इम्प्लीमेंट है, अ कंबाइन हैज़ अ हार्वेस्टर एंड थ्रेशर कंबाइन टुगेदर। ओके, एक ऐसा इम्प्लीमेंट जिसमें हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों कंबाइन होते हैं। ठीक है, अ कंबाइन हैज़ अ हार्वेस्टर एंड थ्रेशर कंबाइन टुगेदर, जिसमें थ्रेशिंग का भी प्रोसेस है और फसल को भी काटा जा रहा है, हार्वेस्ट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज
डिफरेंस बिटवीन थ्रेशिंग एंड विनोइंग। थ्रेशिंग और विनोइंग में क्या डिफरेंस है, यानी दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपने लिखना है। व्हाट इज़ थ्रेशिंग एंड व्हाट इज़ विनोइंग। हम सिंपली इनकी डेफिनेशंस लिख लेंगे अलग अलग। थ्रेशिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स एंड हस्क। जो ग्रेन मेन क्रॉप हमें चाहिए और उसका जो रिमेनिंग प्लांट का जो पार्ट है जिससे हस्क बनता है, जो फॉडर है किसके लिए, एनिमल्स के लिए, फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो भी हमने फसल काटी है उसमें हमने सेपरेट कर लिया ग्रेन्स और हस्क को, दैट प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग। ओके, सिंपली आप याद करोगे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स एंड हस्क फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जबकि विनोइंग में आपने सेपरेट करना है हे को, वेरी लाइट पार्ट ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप एंड चैफ। ठीक है, थ्रेशिंग के बाद जो हे रह जाती है उसको आपने, चैफ जो होती है उसको आपने ग्रेन से अलग करना है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ विंड। बड़े बड़े फैंस लगाकर ये काम किया जाता है। You must know the difference between threshing and winnowing. Next question is, what are gunny bags? बेटा गनी बैग्स क्या होते हैं? ये आपके क्रॉप प्रोडक्शन के चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो हम बात करते हैं ना जूट बैग्स की, जूट इज़ अ नेचुरल फाइबर, तो इसमें इन्फेक्शन नहीं होता। हम स्टोर कर सकते हैं अपनी क्रॉप्स को आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स को। गनी बैग्स आर जूट बैग्स, दे आर फिल्ड विथ फूड ग्रेन्स। ओके, उनमें हम अनाज को भर के रख सकते हैं, सेफ रहते हैं, ख़राब नहीं होते। नेक्स्ट सिलोस वर्ड है आपकी एनसीईआरटी बुक में, तो व्हाट आर सिलोस? वेरी सिंपल आंसर, ग्रेन सिलोस, जिनको हम मेनली बोलते हैं ग्रेन सिलोस। ये बहुत लंबे बड़े बड़े टॉल सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं कंटेनर्स, जिनके अंदर हम अच्छी तरह से ग्रेन्स को सुखाकर, ड्राई ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल में कैसे स्टोरेज होती है ग्रेन सिलोस में? दे आर टॉल सिलेंड्रिकल कंटेनर्स फॉर बल्क स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन? ये क्वेश्चन लिंक्ड क्वेश्चन है आपके चैप्टर के साथ, और जो मेरिट बनती है ना एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में, वो ऐसे क्वेश्चन से ही बनती है कि आपको इससे रिलेटेड नॉलेज कितना है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। आप मेरी कोई भी वीडियोस देखोगे ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, तो आपको इस तरह के लिंक्ड क्वेश्चंस वहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेंगे। द ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमने अच्छी क्वालिटी और गुड क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में अगर हमने फूड ग्रेन्स ग्रो किए हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम उस प्रोडक्शन को बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। और ऐसा दौर कब आया था, कब ये पीरियड आया था? 1960 में। ठीक है, द ग्रेट
improvement in the production of food grains and other agricultural produce during the period of 1960 to 80 is described as ग्रीन रेवोल्यूशन। और इंडिया में इस रेवोल्यूशन को लाने वाले जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, उनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? M.S. Swaminathan. Very important name because he did a great contribution towards crop production. Okay, so these are the important questions. I hope you all enjoyed a lot. Next मैं आपको एक और क्वेश्चन देना चाहती हूँ। All these important questions, they are meant for your fruitful learning. Okay, what is water logging? water logging क्या है? ये वर्ड मैंने अभी एक क्वेश्चन में यूज़ किया था कि लेवलिंग जो है वो वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करती है। लेकिन ये वाटर लॉगिंग अगर आपको अलग से क्वेश्चन आता है तो कैसे आपने इसको अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम में, वो देखो। जैसे मैंने बताया, वाटर लॉगिंग का मतलब है एक जगह पे स्टैंडिंग वाटर। व्हेन टू मच वाटर इज़ गिवन टू द क्रॉप, अगर मान लीजिए हमने नहीं दिया पानी, बारिश का पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया क्रॉप के चारों तरफ, है ना, देन व्हाट हैपन्स, इट स्टैंड्स इन द फील्ड। ये आपके खेत में खड़ा हो जाएगा पानी, इसको जाने की कहीं से कोई जगह नहीं है। एंड अकोमुलेट्स का मतलब एक जगह पर इकट्ठा होना। अराउंड द रूट्स, जो आपकी क्रॉप है, स्टैंडिंग क्रॉप है, उसकी रूट्स के चारों तरफ पानी जो है इट स्टैंड्स। तो ये क्या करेगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग। तो आपकी क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं है फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। इससे आपकी क्रॉप जो है वो डैमेज भी हो सकती है। हमें सिर्फ खरीफ क्रॉप्स के लिए पानी चाहिए होता है, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। नेक्स्ट, वाई फील्ड्स नीड टू बी इरिगेटेड बिफोर सोइंग सीड्स। ये आपने बुक में पढ़ा होगा कि सीड को सो करने से पहले हम एक बार पानी ज़रूर देते हैं फील्ड में। ऐसा हम क्यों करते हैं? हमें मॉइस्चर चाहिए। मॉइस्चर, क्योंकि अगर सूखी मिट्टी है और सीड को हम ग्रो कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, तो ऐसी मिट्टी में ना तो सीड्स ब्रीथ कर पाएंगे, उनको मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी हल्का हल्का पानी होना चाहिए। उसके लिए हमें ज़रूरत है उस मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर द सीड जर्मिनेशन। उसके लिए हमें इरिगेशन करनी पड़ती है बिफोर सोइंग सीड्स। मॉइस्चर इज़ नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। मॉइस्चर इन सॉइल हेल्प्स इन टिलिंग यानी जो हम खुदाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ खुरपी और प्लो से, उसके लिए भी हमें मॉइस्चर चाहिए। द अनवांटेड वीड्स, जो प्लांट्स निकल आते हैं, तो मॉइस्चर होगा, इरिगेटेड होगी सॉइल, सॉफ्ट होगी, तो हम उनको सीड सोइंग से पहले ही अनवांटेड वीड्स को बाहर निकाल सकते हैं, अपरूट कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इरिगेटेड बिफोर सोइंग सीड्स। नाउ नेक्स्ट रीज़न आप ये भी लिख सकते हो कि सीड सोइंग के प्रोसेस में जैसे मॉइस्चर सॉइल का इम्पॉर्टेंट है, अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है वीड्स की, इनको इजीली जैसे हम अपरूट कर सकते हैं। दे आर अपरूटेड ड्यूरिंग टिलिंग मेकिंग वीडिंग ईजी। वीडिंग का प्रोसेस जो है ना वो बहुत आसान हो जाता है अगर आप फील्ड्स को सोइंग के प्रोसेस से पहले इरिगेट कर देते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट आर वीडीसाइड्स? वीडीसाइड्स आपको एक एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दे रखा है, लेकिन मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स भी दूंगी. व्हाट आर वीडीसाइड्स? गिव एग्जाम्पल्स. कुछ केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को ग्रो नहीं करने देते. ठीक है. केमिकल सब्सटेंसेस यूज टू किल द वीड्स. वीड्स को ख़त्म करने के लिए, उनको मारने के लिए जो केमिकल सब्सटेंसेस हम यूज़ करते हैं, दे आर नोन एज वीडीसाइड्स. फॉर एग्ज़ाम्पल 2,4-D तो आपकी बुक में दे रखा है. इसके अलावा MCPA एंड ब्यूटेचलर, these are the examples of some weedicides. Okay. Next question is, what is organic farming? Organic farming क्या होती है? Why should we opt for it? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? हमें क्यों इसको प्रेफर करना चाहिए, चूज़ करना चाहिए? ऑप्ट का मतलब क्यों अडेप्ट करना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को? अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे हम सिंपल फार्मिंग करते हैं तो उसमें हम फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर लेते हैं, है ना. लेकिन जब हम बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र, मैन मेड केमिकल सब्सटेंसेस, चाहे वो फर्टिलाइज़र हों, पेस्टिसाइड्स हों, इंसेक्टिसाइड्स हों या वीडीसाइड्स हों, हमने कोई भी केमिकल चीज़ यूज़ नहीं करनी फार्मिंग में, तो ऐसी फार्मिंग को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं. और हमें इसको इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि एक तो ये नेचुरल है. जब हम ऐसी फार्मिंग से जो ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे उनको हम खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे. ओके. हमारी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वॉज स्टार्टेड इन 1930. ये भी आपने याद रखना है. और इसे स्टार्ट करने वाला जो ग्रेट साइंटिस्ट था वो ब्रिटिश था. ठीक है. ब्रिटिश एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट था जिसका नाम था बच्चे सर एल्बर्ट हॉवर्ड. ओके. ये आपका जीके का क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट का नाम बताइए और ये कब स्टार्ट हुई थी. इन 1930 बाय अ ब्रिटिश एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट सर एल्बर्ट हॉवर्ड. इट कॉजेस नो सॉइल डैमेज. कोई सॉइल को उससे नुकसान नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग से. ठीक है. हमारी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं है, सॉइल की हेल्थ को नुकसान नहीं है, कोई वाटर पॉल्यूशन नहीं हो रहा जैसे फर्टिलाइज़र्स करते थे, एंड सॉइल पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा. इसीलिए वी शुड ऑप्ट फॉर इट. ओके. दिस इज़ द रीज़न वी शुड गो फॉर